हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गोपाल सर ऑनलाइन क्लासेस डू स्टडी विथ स्ट्रेटेजी के साथ। आज मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं एक नया वीडियो लेके जिसका टाइटल है शिक्षा के उद्देश्य और प्रभावित करने वाले कारक। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी शिक्षा के अर्थ, संकल्पना और महत्व पर। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है उस वीडियो को जरूर देखें ताकि इस वीडियो का अधिकतम लाभ ले सकें। उस वीडियो का लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। एक और बात, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से एक प्रश्न किया था साक्षरता क्या है और शिक्षा का साक्षरता से क्या संबंध है, लेकिन किसी ने उसका जवाब हमें नहीं दिया। मैं चाहता हूं कि हमारा जो ये कम्युनिकेशन है, हमारी जो ये स्टडी है वो वन वे से टू वे बने। तो इसके लिए जरूरी है कि जो पूछा जाए उसका कमेंट में उसका जो है उत्तर जरूर दें, जो भी आपके समझ में आए। तो आगे हम अपना वीडियो शुरू करते हैं और जिसका टॉपिक है शिक्षा के उद्देश्य और प्रभावित करने वाले कारक। यहाँ लिखा है शिक्षा के उद्देश्य। उद्देश्य एक पूर्वदर्शित लक्ष्य है जो किसी क्रिया को संचालित करती है अथवा व्यवहार को प्रेरित करती है। हम सभी जानते हैं कि हमारे समाज में अनेक क्रियाएं घटित होती हैं। प्रत्येक क्रिया का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। बिना उद्देश्य के कोई क्रिया पूर्ण नहीं होती है और शिक्षा भी एक ऐसी ही क्रिया है जो समाज में निर्मित होती है, समाज में ही संपन्न होती है। कोई क्रिया जो प्रारंभ हुई है उसका क्या परिणाम अपेक्षित है या क्रिया का अंत क्या होना चाहिए, यदि हम इसके बारे में पूरी जानकारी कर लेते हैं तो यही हमारे क्रिया के क्या बन जाती है, उद्देश्य बन जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी क्रिया का अंत क्या होगा पूर्व में जान लेना ही उस क्रिया का उद्देश्य है। और ये उद्देश्य हमारे प्रत्येक कार्य और प्रयासों को मार्गदर्शन प्रदान करते रहते हैं। जब हम बात करते हैं शिक्षा के उद्देश्यों की तो यहाँ एक प्रश्न हमारे समक्ष आता है कि हम शिक्षा से क्या चाहते हैं, अर्थात राष्ट्र के विकास की क्या दिशा हो या हम अपने देश के नागरिकों या समाज के नागरिकों में किन किन गुणों और योग्यताओं का समावेश देखना चाहते हैं, ये शिक्षा के उद्देश्यों में हमें दिखाई देते हैं। आगे लिखा है उद्देश्य रहित शिक्षा शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को ही लक्ष्य विहीन या पतवार विहीन बनाती है, अर्थात बिना लक्ष्य या उद्देश्य के किसी क्रिया का औचित्य सिद्ध नहीं किया जा सकता है। लक्ष्य के अभाव में शिक्षक न तो उचित पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों, उचित अधिगम परिस्थितियों एवं साधनों का चयन कर पाता है, न उसका अनुप्रयोग कर पाता है और न ही उसके छात्र शिक्षक प्रक्रिया में शामिल हो उसका लाभ ले पाते हैं, अर्थात दोनों ही अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं कर पाते हैं। आगे बीडी भाटिया लिखते हैं उद्देश्य के ज्ञान के बिना शिक्षक उस नाविक के समान है जिसे अपने लक्ष्य का ज्ञान नहीं, तथा उसके विद्यार्थी उस पतवार विहीन नौका के समान है जो समुद्र की लहरों के थपेड़े खाती हुई तट की ओर बहती जा रही है। स्पष्ट है यदि नाविक को उसकी गंतव्य स्थान का पता नहीं है तो वह अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच सकता और न ही उस नाविक के अधीन वो नौका ही। आगे लिखा है वास्तव में शिक्षा के अपने कोई उद्देश्य नहीं होते, किसी समाज के जो उद्देश्य होते हैं वही शिक्षा के उद्देश्य होते हैं। यहाँ स्पष्ट है कि प्रत्येक समाज की अपनी संस्कृति है, अपनी सभ्यता है, उनकी अपनी आवश्यकता है, आकांक्षा है और उनकी वीर गाथाएं या ऐतिहासिक उन्नति है जिसे वो संजोना चाहता है, उसका संरक्षण करना चाहता है, उसका विकास करना चाहता है और समाज यह कार्य शिक्षा के द्वारा संपन्न कराता है। इसके लिए वह शिक्षा की रूपरेखा, उसकी संरचना, पाठ्यक्रम का निर्माण, शिक्षण विधियों का विकास, अध्यापकों का प्रशिक्षण, विद्यालयों की स्थापना इत्यादि कार्य वह करता है। अतः समाज के जो उद्देश्य होते हैं, समाज के नागरिकों के जो उद्देश्य होते हैं वही शिक्षा के उद्देश्य बन जाते हैं। इन उद्देश्यों को किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। एक या एक से अधिक उद्देश्य हो सकते हैं, एकाधिक उद्देश्यों का समन्वय भी हो सकता है, लेकिन सामान्यतः शिक्षा के उद्देश्यों को निम्न शीर्षकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। शिक्षा के उद्देश्य।
पहला है सामान्य उद्देश्य, दूसरा विशिष्ट उद्देश्य, तीसरा वैयक्तिक उद्देश्य और चौथा सामाजिक उद्देश्य। पहला है शिक्षा के सामान्य उद्देश्य। यहाँ लिखा है, वह शिक्षा जो किसी समाज के प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक होती है सामान्य शिक्षा कहलाती है। इसे उदार शिक्षा भी कहते हैं। यह मनुष्य के लिए परम आवश्यक होती है। शिक्षा के सामान्य उद्देश्य का दूसरा नाम हो सकता है शिक्षा के सार्वजनिक उद्देश्य, और इसी के द्वारा व्यक्ति अपने आचरण, व्यवहार, दृष्टिकोण, मनोवृत्ति और चरित्र का निर्माण करता है, उसका परिष्करण करता है। और ये उद्देश्य व्यक्ति के जीवन को सुखमय या शांतिमय बनाते हैं। ऐसे उद्देश्य प्रत्येक देश और समय में एक से होते हैं या प्रभावित नहीं होते, और इनकी उपयोगिता सभी देशों या समाजों में बनी रहती है। इन उद्देश्यों में पहला है चरित्र निर्माण और विकास। यह शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। चरित्र निर्माण और विकास अर्थात व्यक्ति में जन्मजात शक्ति एवं प्रवृत्तियों का शोधन करके प्रत्येक व्यक्ति को सदाचारी बनाना, यह शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। बात आती है चरित्र किसे कहते हैं। प्रत्येक समाज में कुछ नियम होते हैं, मान्यताएं होती हैं, आदर्श होती हैं, परंपरा होती है, और इन नियमों, आदर्शों, मान्यताओं और परंपराओं को मानना नैतिकता कहलाती है। अतः वह शक्ति जो इन नैतिकता के पालन में व्यक्ति का सहयोग करे वह चरित्र है। अतः शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में नैतिकता, ईमानदारी, साहस, जवाबदेही, न्यायप्रियता, प्रेम, सहयोग, सहानुभूति इत्यादि चारित्रिक गुणों का निर्माण और विकास करना आता है। दूसरा है शारीरिक विकास का उद्देश्य। यह भी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। यह उद्देश्य कहता है कि शिक्षा इस प्रकार की दी जाए ताकि बालक का शरीर स्वस्थ, सुदृढ़, सुंदर और बलवान हो सके। यहाँ अरस्तु का एक कथन उल्लेखनीय है जिसमें उन्होंने कहा था, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। अर्थात वह शारीरिक स्वास्थ्य को महत्व देते हैं। उनका मानना है कि स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मन का निर्माता है। अर्थात स्वस्थ शरीर व्यक्ति को मानसिक बल प्रदान करते हैं ताकि वह अपने जीवन में स्फूर्तिमान और क्रियाशील बना रहे और अपने दायित्वों का निर्वाह कर सके। नेक्स्ट है ज्ञान संबंधी। शिक्षा के इस उद्देश्य का प्रतिपादन आदर्शवादियों ने किया। अरस्तु कहते हैं ज्ञान ही शक्ति है। वहीं जॉन एडम्स का कहना है, जिस प्रकार शरीर को जीवित रहने के लिए पोषण की आवश्यकता है, उसी प्रकार मस्तिष्क को जीवित रहने के लिए ज्ञान की। ज्ञान एक ऐसा बल है जो व्यक्ति के विचार, कल्पना, चिंतन, तर्क इत्यादि शक्तियों का विकास करता है और व्यक्ति बुद्धि को क्रियात्मक रूप देकर इस ज्ञान का समुचित उपयोग करता है। अतः शिक्षा का यह उद्देश्य अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है जीविकोपार्जन का उद्देश्य। वर्तमान समय में शिक्षा का यह मूलभूत उद्देश्य है। इसके द्वारा व्यक्ति को भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सबल बनाना है। देश के आर्थिक और क्रय क्षमता का विकास करे और उसे आर्थिक संपन्नता प्रदान करे। यहाँ महात्मा गांधी का एक कथन उल्लेखनीय है, सच्ची शिक्षा बालक के लिए बेरोजगारी के विपरीत एक बीमे के रूप में होनी चाहिए। अर्थात शिक्षा इतनी संपन्न हो कि व्यक्ति को आर्थिक कुशलता प्रदान करे।
नेक्स्ट है सांस्कृतिक विकास। संस्कृति में वेशभूषा, रहन सहन, भाषा, विचार, व्यवहार, दर्शन इत्यादि चीजें शामिल होती हैं। अतः शिक्षा का उद्देश्य यहाँ अति महत्वपूर्ण हो जाता है कि न केवल वह देश के संस्कृति के प्रति व्यक्ति में आस्था उत्पन्न करे, बल्कि उसके व्यक्तित्व को उस संस्कृति के अनुकूल ढाले। नेक्स्ट है आध्यात्मिक विकास। हम देखते हैं कि आज भौतिकवाद और तमाम सुख सुविधाओं की चमक दमक और मोहवश हम अपनी मूलभूत संस्कृति को भुला दे रहे हैं। अतः ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करना जिससे बालक के अंदर विभिन्न आध्यात्मिक मूल्य जैसे विचारों की पवित्रता, दया, प्रेम, क्षमा, त्याग, भाईचारा, मन की शांति और एकाग्रता का विकास हो और उसे असीम शांति प्राप्त हो। अतः यह भी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट है संतुलित विकास। संतुलित विकास से तात्पर्य है व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सांवेगिक, भावात्मक तथा कलात्मक पक्षों का विकास। इन सभी पक्षों का विकास, उनमें उचित तालमेल और सामंजस्य की स्थापना। नेक्स्ट है पूर्णतामय जीवन का उद्देश्य। इस उद्देश्य को बल देने में हर्बर्ट स्पेंसर का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उनका कहना है व्यक्ति को मानव जीवन की प्रमुख क्रियाएं जैसे आत्म संरक्षण, ये प्रत्यक्ष क्रियाएं और अप्रत्यक्ष क्रियाएं दोनों ही शामिल हैं। इसके अतिरिक्त संतान रक्षा, अनुशासन, राजनैतिक और सामाजिक सुरक्षा तथा अवकाश के समय का सदुपयोग इत्यादि पांचों क्रियाओं में दक्ष किया जाना चाहिए। तभी व्यक्ति पूर्ण जीवन की ओर उन्मुख हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो शिक्षा को हमें पूर्व जीवन के नियमों और ढंगों से परिचित कराना चाहिए ताकि हम जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आने वाली समस्याओं का सामना कर सकें और पूर्ण विकास और अंतर्दृष्टि से उसका समाधान कर सकें। नेक्स्ट है नागरिकता के उद्देश्य। प्रत्येक देश या समाज अपने नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान करता है और कुछ कर्तव्यों की अपेक्षा करता है। अतः शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में नैतिक, सामाजिक और बौद्धिक गुणों का विकास करना ताकि उनमें उच्च नागरिकता के गुण विकसित हो सकें और वह अपने कर्तव्यों और अधिकारों से भली भांति परिचित हो सके। नेक्स्ट है अनुकूलन एवं समायोजन। यह शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है और इसके द्वारा अपेक्षा की जाती है कि छात्रों में ऐसी क्षमता का विकास हो ताकि वह अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने आप को अपनी परिस्थिति और वातावरण के अनुकूल बना ले और उससे सामंजस्य स्थापित कर ले ताकि व्यक्ति और समाज के स्थायी रूप में संतुष्टि को प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट है आत्म अभिव्यक्ति। शिक्षा का यह महत्वपूर्ण उद्देश्य है जिसमें समाज की अपेक्षा व्यक्ति को महत्व दिया जाता है और माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी मूल प्रवृत्ति और शक्ति के साथ जन्म लेता है। अतः उसे अपनी इन प्रवृत्तियों और योग्यताओं के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए ताकि वह स्वच्छंद रूप से इनका विकास कर सके और अपने आत्म का प्रकाशन कर सके। नेक्स्ट है आत्म अनुभूति। शिक्षा का यह अंतिम उद्देश्य भी माना जाता है। आत्म अनुभूति आध्यात्मिक विकास द्वारा ही संभव है और इसके लिए विभिन्न माध्यमों से सत्य का ज्ञान और असत्य से हटकर सत्य की ओर ध्यान केंद्रित करने का प्रशिक्षण शामिल है जो समाज में ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट है अवकाश का उपयोग। शिक्षा का यह अन्य उद्देश्य है जिसमें छात्रों से अपेक्षा की जाती है
कि वह अपने अवकाश का उचित उपयोग करें। इसमें रुचियों का विकास और रचनात्मक कार्यों का प्रशिक्षण शामिल है। इस प्रकार उपरोक्त सभी उद्देश्य शिक्षा के सामान्य उद्देश्य हैं। इन्हें सार्वभौमिक उद्देश्य भी कहा जाता है और प्रत्येक शिक्षा से उपरोक्त सभी उद्देश्यों की पूर्ति की अनिवार्य अपेक्षा की जाती है। नेक्स्ट है शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य। यहाँ लिखा है वह शिक्षा जो किसी समाज के व्यक्ति को विशिष्ट उद्देश्य सामने रखकर दी जाती है विशिष्ट शिक्षा कहलाती है। इसका निर्माण भी किसी विशेष परिस्थिति तथा विशेष कारण को ध्यान में रखकर ही किया जाता है और ये उद्देश्य लचीले तथा परिवर्तनशील होते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो विशिष्ट उद्देश्य किसी देश की सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों पर आधारित होते हैं और देश काल से प्रभावित होते हैं। किसी विशेष परिस्थिति में ही यह अधिक उपयोगी होते हैं। अगर उदाहरण की बात की जाए तो देखते हैं हम कि वैदिक काल में शिक्षा के जो उद्देश्य थे उसमें ईश्वर भक्ति, पवित्रता, चरित्र निर्माण, सामाजिक कुशलता या पारिवारिक पोषण शामिल था। वहीं मुस्लिम कालीन शिक्षा की ओर गौर करें तो उस समय की शिक्षा का उद्देश्य इस्लामी धर्म का प्रसार, चरित्र निर्माण, भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति, कला कौशल और व्यवसायों की शिक्षा और प्रशिक्षण शामिल था। ब्रिटिश काल की बात करें तो ब्रिटिश काल में शिक्षा का उद्देश्य विज्ञान का प्रचार प्रसार, यूरोपीय साहित्य का प्रसार, भौतिक उन्नति, भारतीयों को अंग्रेजी व्यक्तित्व में ढालना और अपने उपयोगी कर्मचारी को तैयार करना इत्यादि था। अगर हम स्वतंत्रता के पश्चात की बात करें तो हम देखेंगे कि हमारी पहली पंचवर्षीय योजना कृषि आधारित थी और शिक्षा के उद्देश्य साक्षरता, कृषि शिक्षा को बढ़ावा देना और बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना थी। वहीं दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के विविधीकरण पर जोर दिया गया। इसलिए प्रारंभिक शिक्षा के साथ साथ माध्यमिक शिक्षा में विविधता, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में सुधार और विकास पर बल दिया गया। उसके बाद की योजनाओं में उत्पादन वृद्धि, राष्ट्रीय एकता का विकास, आधुनिकीकरण, प्रजातंत्र को सुदृढ़ बनाना इत्यादि शिक्षा के उद्देश्य थे। अगर वर्तमान की बात करें तो सर्वांगीण विकास, धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों का विकास, अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास, व्यावसायिक क्षमता का विकास, विज्ञान के अध्ययन पर बल और समाजवाद के मूल्यों का विकास इत्यादि शामिल है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्यों में कोई भी उद्देश्य शामिल हो सकते हैं जो उस देश या समाज के तत्कालीन परिस्थिति और आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूल समझी जाए। इस प्रकार हम देखें तो विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा का आधुनिकीकरण, राष्ट्रीय एकता का विकास, उत्पादन वृद्धि, समावेशी शिक्षा या किसी भी एक या एक से अधिक उद्देश्य शामिल हो सकते हैं। हम यहाँ शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्यों की बात कर रहे हैं और यह विशिष्ट शिक्षा से बिल्कुल अलग है। प्रत्येक देश और समाज शिक्षा के सामान्य उद्देश्यों के साथ साथ अपनी आवश्यकता और अपेक्षा के अनुरूप शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्यों को तय करता है या निर्धारित करता है। अब हम आगे बात करते हैं शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य। यहाँ लिखा है शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य से तात्पर्य व्यक्ति की व्यक्तिगत रुचियों, क्षमताओं और विशेषताओं के विकास को प्राथमिकता देना है। इस उद्देश्य के समर्थक समाज की अपेक्षा व्यक्ति को बड़ा मानते हैं। शिक्षा का जो वैयक्तिक उद्देश्य है वो व्यक्ति की सत्ता को स्वीकार करता है। उसका कहना है कि व्यक्ति अपनी अंतर्निहित योग्यताओं और शक्तियों के साथ जन्म लेता है। प्रत्येक व्यक्ति की रुचि, क्षमता और योग्यता दूसरे व्यक्ति से भिन्न है
और किसी भी एक कठोर पाठ्यक्रम को तय करके सभी को एक समान शिक्षा देना अमनोवैज्ञानिक है। इस प्रकार शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य के अंतर्गत हमें दो अर्थ प्राप्त होते हैं, पहला संकुचित अर्थ और दूसरा व्यापक अर्थ। संकुचित अर्थ में महत्वपूर्ण तत्व है आत्म अभिव्यक्ति, और इस तत्व में व्यक्ति के भाव प्रकाशन की स्वतंत्रता देने की बात की गई है। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी अवस्थाएं प्राप्त होनी चाहिए जिससे उसके वैयक्तिक का पूर्ण विकास हो सके, और इनके प्रतिपादकों का अटल विश्वास है कि व्यक्ति समाज से बड़ा है। परिवार, विद्यालय, समाज ये सभी बालक की विशेषताओं और शक्तियों को विकसित करने के लिए ही स्थापित किए गए हैं। अतः बालक को उसकी मूल प्रवृत्तियों के अनुसार विकसित होने की पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य के व्यापक अर्थ में आत्म अनुभूति दूसरा प्रमुख तत्व है, और शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को आत्म अनुभूति करने योग्य बनाना है। वैयक्तिक भिन्नता को प्रमुखता देने की बात की गई है, और इसके प्रतिपादकों का मानना है कि बुद्धि और भेदों को दृष्टि में रखते हुए हमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक सा कठोर पाठ्यक्रम नहीं बनाना चाहिए, बल्कि शिक्षा बालक की इस प्रकार सहायता करे कि वह समाज में अथवा मानवीय जीवन को अपनी योग्यता अनुसार मौलिक योगदान दे सके और उपयोगी नागरिकों के रूप में अपना भार वहन कर सके। इस प्रकार शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य के संकुचित अर्थ में भाव प्रकाशन या आत्म प्रकाशन को प्रधानता मिली है। इस भावना के वशीभूत होकर व्यक्ति अपने मूल प्रवृत्तियों के अनुसार बिना किसी प्रतिबंध के स्वच्छंद रूप से कार्य करता है, चाहे समाज को लाभ हो या हानि। वहीं वैयक्तिक उद्देश्य के व्यापक अर्थ में आत्म अनुभूति एक ऐसी दशा है जिसमें मनुष्य स्वयं नियंत्रित होकर समाज की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता है। इसमें व्यक्ति की आत्म का परिष्कार हो जाता है, या यूँ कहें कि व्यक्ति को आत्म पर नियंत्रण प्राप्त हो जाता है, जो एक महान और उच्च आदर्श है। आगे हम बात करते हैं शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य। शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य का जन्म शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ है, जो व्यक्ति की अपेक्षा समाज को अधिक महत्व देता है और सभी व्यक्तियों को एक ढांचे में डालने का प्रयास किया जाता है। इसके अनुसार सामाजिक भावना का विकास ही शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य में समाज को अधिक महत्व देने वाले व्यक्ति इस बात पर बल देते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति समाज का हिस्सा है और व्यक्ति की पहचान समाज से है, न कि समाज की पहचान व्यक्ति से। इसलिए समाज को अधिक महत्ता मिलनी चाहिए। उनका कहना है कि बिना समाज के व्यक्ति निराधार है। व्यक्ति का पालन पोषण, व्यक्ति की शिक्षा, व्यक्ति को आर्थिक कुशलता समाज से ही प्राप्त होती है। इसलिए व्यक्ति को समाज के प्रति सदैव आभारी होना चाहिए। इस संबंध में भी हमें दो अर्थ प्राप्त होते हैं। यहाँ लिखा है, पहला संकुचित अर्थ और दूसरा व्यापक अर्थ। संकुचित अर्थ में हमें कट्टर समाजवाद की भावना देखने को मिलती है। समाजवाद के इस उग्र रूप में राज्य एक आदर्श और भौतिक सत्ता है जो व्यक्ति से कहीं ऊंची है। अतः राष्ट्र स्वयं की शिक्षा की सुनिश्चित प्रणाली बनाकर लागू करता है और समाज को यह अधिकार देता है कि वह शिक्षा के पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों और अनुशासन को आयोजित करे और साथ ही आशा करता है कि व्यक्ति राष्ट्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देगा।
वहीं सामाजिक उद्देश्य के व्यापक अर्थ में प्रजातंत्रात्मक समाजवाद की बात की गई है। इस अर्थ में हम समाजवाद के महत्व को तो स्वीकार करते ही हैं, लेकिन यहाँ व्यक्ति को भी नगण्य नहीं माना जाता, बल्कि वह स्वतंत्रता पूर्वक अपने अधिकार एवं कर्तव्यों का पालन करके राष्ट्र की तन मन धन से सेवा करता है। अतः शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को योग्य नागरिक बनाना और सामाजिक कुशलता प्रदान करना है। यहाँ नागरिकता से तात्पर्य व्यक्ति के बौद्धिक, सामाजिक और नैतिक गुणों के विकास से है, जबकि आर्थिक कुशलता में दो तत्व शामिल हैं। पहला, व्यक्ति को इस प्रकार योग्य बनाए कि वह अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, और दूसरा, सकारात्मक नैतिकता। जब व्यक्ति अपनी इच्छाएं और आकांक्षाओं को पूरा कर रहा हो और दूसरे की आर्थिक कुशलता में बाधा उत्पन्न हो, तो वह अपनी इच्छाएं और आकांक्षाओं को त्यागने के लिए तत्पर हो। इस प्रकार हम देखें तो शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य दोनों अपनी अपनी विचारधारा अनुसार व्यक्ति को या समाज को श्रेष्ठ मानते हैं। एक में व्यक्ति समाज का शोषण करता है, वहीं दूसरी में समाज व्यक्ति का शोषण करता है। तो आज की वीडियो में हमने जाना शिक्षा के सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं, शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य क्या होते हैं, शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य क्या होते हैं और शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य क्या होते हैं। समय अनुसार जैसी भी परिस्थितियां आई, जैसी भी आवश्यकता महसूस हुई, शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित हुए और शिक्षा का संगठन हो गया। इसीलिए कहा जाता है शिक्षा के उद्देश्य परिवर्तनशील हैं, और यह आवश्यक भी है। यदि यह परिवर्तनशीलता ना हो तो शिक्षा का विकास रुक जाएगा। अगर आप देखें तो शिक्षा के किसी एक उद्देश्य पर आधारित शिक्षा की संरचना अपने साथ व्यक्ति तथा समाज के साथ न्याय नहीं कर सकती। अतः आवश्यक है किसी एक उद्देश्य पर आधारित न होकर शिक्षा किसी सर्वमान्य उद्देश्य पर आधारित हो, ताकि व्यक्ति और राष्ट्र दोनों को समान लाभ प्राप्त हो सके। किसी एक उद्देश्य पर आधारित शिक्षा व्यक्ति के किसी एक पक्ष का ही विकास कर सकती है। आगे हम बात कर लेते हैं शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है सामाजिक विचारधारा। सामाजिक विचारधारा किसी समाज या समूह में प्रचलित उन विचारों का समुच्चय है जिसे समाज के सभी व्यक्ति सत्य मानकर उसका अनुसरण करते हैं। भले ही इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, फिर भी इसके सत्यापन की आवश्यकता नहीं समझी जाती। इस प्रकार समाज की दशाओं का शिक्षा के उद्देश्यों पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है दर्शन। दर्शन का अर्थ है जिसके द्वारा देखा जाए। मानव समाज की जीवन भर की चिंतन धारा दर्शन है। दर्शन द्वारा शिक्षा का पथ प्रदर्शन किया जाता है। शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, अनुशासन, विद्यालय संगठन इत्यादि को निश्चित किया जाता है और उन्हें क्रियान्वित किया जाता है। इसके द्वारा जीवन के मूल्यों का ज्ञान प्राप्त होता है। अतः जीवन के आदर्श, अनुशासन और किसी देश या समाज की विचारधारा शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक दशाएं। शिक्षा के उद्देश्यों पर आर्थिक दशाओं का भी पर्याप्त प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इन उद्देश्यों को पूरा करने और इन्हें व्यवहारिक रूप देने के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता होती है। धन के अभाव में शिक्षा की संरचना, शिक्षा संगठनों की स्थापना, विद्यालयों का निर्माण और आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था, ये सभी
पूर्ण नहीं हो सकती। अतः शिक्षा का स्वरूप क्या होगा, उसकी पहुंच और विस्तार किन किन लोगों तक और किस रूप में होगी, ये सभी देश की आर्थिक दशा पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है जीवन दर्शन। जीवन दर्शन से तात्पर्य है जीवन को देखने के प्रति या देखने के लिए नजरिया, या कह सकते हैं लोगों का जीवन के प्रति दृष्टिकोण ही जीवन दर्शन है। जब व्यक्ति अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है तो चिंतन, तर्क और सोच विचार से प्रत्येक वस्तु के लिए एक धारणा बना लेता है, और जब मानव अपनी धारणा को बाहरी जीवन में प्रयोग करता है तो यही उसकी जीवन दर्शन बन जाता है। अतः जीवन दर्शन भी शिक्षा के उद्देश्यों पर पर्याप्त प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट है तकनीकी उन्नति। किसी देश की तकनीकी या प्रौद्योगिक उन्नति का प्रभाव भी शिक्षा पर पड़ता है। शिक्षा की रूपरेखा, शिक्षण विधियों के संचालन, रचनात्मकता, पढ़ाने के ढंग और नवीन खोज के प्रति उत्साह, ये सभी किसी देश या समाज की तकनीकी उन्नति पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है राजनैतिक विचारधारा। शिक्षा की रूपरेखा, शिक्षा के पाठ्यक्रम, शिक्षा का प्रचार प्रसार, शिक्षण विधियां और उसका क्रियान्वयन राज्य सरकार ही करती है। अतः राजनैतिक दृढ़ता, वचनबद्धता और प्रभाव का शिक्षा के उद्देश्यों पर विशेष प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक दशा। किसी देश की प्राकृतिक दशा का प्रभाव भी शिक्षा पर दिखाई देता है। उस देश के भौगोलिक विस्तार, उपलब्ध संसाधन, परिस्थितियां, उपलब्ध खनिज, उसका विकास और संभावनाओं के अवसर इत्यादि की छाप हमें शिक्षा के उद्देश्यों पर दिखाई देती है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक। देश या समाज के लोगों की अभिवृत्ति, बुद्धि, परिपक्वता, दृष्टिकोण, अभिक्षमता इत्यादि का भी शिक्षा के उद्देश्यों पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक। प्रत्येक देश या समाज की संस्कृति भिन्न भिन्न होती है। इन संस्कृति में लोगों के आचार विचार, रहन सहन, वेशभूषा, भाषा, ऐतिहासिक उन्नति, वीर गाथाएं इत्यादि सम्मिलित होते हैं। अतः उद्देश्यों के निर्धारण पर ये सांस्कृतिक दशाएं विशेष प्रभाव डालती हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय कारक। किसी देश या समाज के अंतर्राष्ट्रीय संबंध, विचारों एवं संस्कृतियों का आदान प्रदान, लोगों की अंतर्राष्ट्रीय भावना और समझ भी शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करती हैं। उपरोक्त सभी कारक शिक्षा उद्देश्यों के निर्धारण और इनको पूर्ण करने में कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को यह क्लास पसंद आई होगी। आपके लिए आज का प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं और वर्तमान में प्राथमिक शिक्षा की क्या स्थिति है। आप सभी हमें कमेंट में बताएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।